Morning students, now we start our today's class in subject of political science. As you know, it is our revision class. So we are today revise our next book, which is Politics in India since Independence, and our first chapter is Nation Challenges to Nation Building. Student, in this chapter we quickly look about what is the condition after independence of India when we are recreate to our nation, which kinds of challenges we face of. तो सबसे पहले हम लोग बहुत तेज़ी से रिवाइज करते हुए आगे बढ़ते हैं क्योंकि समय हम लोग के पास कम है, सिलेबस का भार ज़्यादा है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं भारत के सामने तीन चुनौतियों की। जो सबसे पहला चुनौती था कि देश को एकता के बंधन में कैसे बांधा जा सके। दूसरी चुनौती थी कि लोकतंत्र को कैसे हम लोग कायम रख सके। और तीसरी चुनौती थी जो हमारा विकास हो वो समायोजित विकास हो, ऐसा विकास हो जो समाज के सभी वर्गों तक पहुँचे। और हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इसे बहुत आसानी से फेस ऑफ किया। इन तीनों चुनौतियों को उन्होंने पार किया। आज़ाद हिंदुस्तान में एक राष्ट्र निर्माण जो हमारा नेशन बिल्डिंग हुआ वो एक तरीके से विभाजन के बाद की स्थितियां थी। और नेशन बिल्डिंग को लेकर के बहुत सारे मत थे, बहुत सारे डिफरेंट ओपिनियंस थे। ये भी अपने आप में एक चुनौती थी। इन सारी चुनौतियों को बहुत ही मजबूती के साथ जवाहरलाल नेहरू ने फेस किया। और आज अगर हम देखें कि हमारा राष्ट्र एक है और एक तरीके से मजबूत है, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं इसका कारण ये भी है कि तत्कालिक जो हमारी राजनीतिक नेतृत्व शक्ति थी उन्होंने राष्ट्र को बहुत करीने से, इसके बेस को, इसके रूट्स को बहुत करीने से संभाला और संवारा। विभाजन की प्रक्रिया की बात करते हैं। 47 के बाद देश का बंटवारा होना और बहुत बड़े लेवल पे विभाजन होना, लोगों का आना, इन सारी चीज़ों पे हम लोगों ने पिछले कक्षा में डिस्कशन किया था। रिमेमोराइज़ के लिए हम एक बार चर्चा करते हैं आप लोगों से। और आप देखिए कि ये प्रक्रिया कैसे चली थी। पाकिस्तान का नाम आया, हालांकि पाकिस्तान के नाम के पीछे ये था कि जहाँ पे के लोगों ने पाकिस्तान का डिमांड किया वो लोग भारत में ही रह गए, और जिन लोगों ने कभी पाकिस्तान का नाम तक नहीं लिया था उनको अपना ज़मीन छोड़ना पड़ा या तो फिर एक नए देश को स्वीकार करना पड़ा। और बहुत बड़ा दंगा भी हुआ, द्विराष्ट्र का सिद्धांत आया नोआखली में। यहाँ तक की स्थिति यहाँ ये तक थी कि जिस दिन जवाहरलाल नेहरू ट्रिस्टी विद डेंसिटी जैसा भाषण दे रहे थे आज़ादी के बाद, उस समय हमारे जो राष्ट्रपिता थे वो नोआखली में दंगों को शांत करा रहे थे। और इस तरीके से काफ़ी हिंसा हुई, बंटवारे का दर्द हुआ, बंटवारे का दर्द फैला। शहादत मंटो की भी चर्चाएँ बीच में हुई कि कैसे मंटो ने बंटवारों को लेकर के बहुत सारे स्टोरीज़ में इन दर्द को उकेरा, इन दर्द को दिखाया। उसके बाद जो नई चुनौतियाँ हमारे पास, वो जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनका विलय कैसे हो पाया, क्योंकि अंग्रेज़ों ने जब यहाँ से अंग्रेज गए तो उन्होंने भारत के प्रोविंसेस को और उसके साथ साथ प्रिंसली स्टेट्स को भी करीब 565 प्रिंसली स्टेट्स थे, उनको भी आज़ादी का एक तरीके से आज़ाद कर दिया। और आपके पास पेज नंबर 15 पे आपको विभाजन के पहले और बाद के भारत की मैप की स्थिति आपके सामने होगी। हालांकि इन चीज़ों पे हम लोग चर्चा कर चुके हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग बहुत करीने से और बहुत अच्छे से इसको समझ गए होंगे, लेकिन एक क्विक रिवाइज ज़रूरी है ताकि एक बार से फिर से रिमेमोराइज हो जाए। तो इसको लेकर के रजवाड़ों का जो विलय जो समस्या थी उसमें ट्रावनकोर का इशू उठा था, हैदराबाद का इशू उठा था, मणिपुर का इशू उठा था, जूनागढ़ के बारे में भी आगे के चैप्टर्स में है। यहाँ पे इन 3 चैप्टर्स के बारे में बातें हैं। जूनागढ़ का जो हैदराबाद का जो निज़ाम था, ये इशू इन्होंने बाकायदे पूरी फोर्स लेकर के एक तरीके से बना ली थी, जिन्हें रजाकार कहा गया। अंत में भारत सरकार को वहाँ पे अपनी सेना उतारनी पड़ी। मणिपुर में भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची बनाई गई और बाद में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची के द्वारा भारत में मणिपुर का विलय हुआ। ये सारा इंसिडेंस। उसके बाद हमारे यहाँ समस्या फिर एक उभर करके आई कि जो स्टेट्स थे उनको रीऑर्गेनाइज़ किया जाए, कैसे किया जाए, लैंग्वेज के आधार पे किया जाए। इसको लेकर के मूवमेंट चला था। श्री रामुलु पोट्टू को मरना पड़ा आंदोलन करते हुए। उसके बाद रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी बनी और उस कमेटी के माध्यम से फिर स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ लैंग्वेज के आधार पे। तेलुगु मूवमेंट चला था, तेलुगु लैंग्वेज को लेकर के मूवमेंट चला था। तो ये एक हमने समराइज़ किया है चैप्टर को कि कैसे कैसे क्या क्या इंसिडेंट्स हुए थे स्टेप बाय स्टेप। और इस क्योंकि हमें इस अपना कोर्स भी आगे चलना है
तो बहुत ज़्यादा हम लोगों ने उस पर डिस्कशन तो पहले कर चुके हैं और वीडियोस भी आपके पास हैं, और मुझे लगता है कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ चुकी हैं, और चूँकि रिमेमोराइज़ करने के बाद अब वो पुनः और मजबूत हो गई होंगी। तो अब हम अपने दूसरे चैप्टर पे चलते हैं। हमारा दूसरा चैप्टर जो है रहा वन पार्टी डोमिनेंस। इसमें हम लोग कांग्रेस के डोमिनेंस के बारे में बात करेंगे कि किस प्रकार भारत में चुनावी प्रक्रिया शुरू हुई, कैसे चुनाव ऑर्गेनाइज़ किए गए। 1950 में हमारे यहाँ चुनाव आयोग का गठन कर दिया गया, और उसी के बाद से ये हुआ कि हम पहला हमारे यहाँ भारत का जो पहला लोकतांत्रिक चुनाव 1950 में हो जाएगा। लेकिन चूँकि भारत जैसे देश के लिए, जो कि इतना बड़ा देश है, बहुत बड़े पैमाने पे चुनाव करवाना मामूली बात नहीं था, और बहुत सारे लोग ये सोचते थे कि ये करा ही नहीं पाएंगे। 2 साल लग गया भारत को चुनाव कराने में। फाइनली भारत में चुनाव 1952 में कंप्लीट हुए। इसके पीछे कारणों के बारे में हम लोगों ने चर्चा की है कि इलेक्टोरल रोल, फिर इलेक्शन कमीशन का बनना, कैसे चुनाव करवाया जाए, लोगों की ट्रेनिंग, सरकारी कर्मचारियों अधिकारियों का ट्रेनिंग, तो बहुत सारे काम थे। उसमें सबसे बड़ा समस्या था कि लोगों को जो मतदाता पहचान पत्र देना था, उस पर जो महिलाएं थीं उनका कोई नाम नहीं था। वाइफ ऑफ, डॉटर ऑफ करके ऐसे नाम थे, तो उनके आइडेंटिफिकेट करने का एक बहुत बड़ा चुनौती था। तो इस प्रकार से आम चुनाव हुए, और पहला आम चुनाव 1952 में कंप्लीट हुआ। और 52 में कंप्लीट होने के बाद आप देखिए बैक टू बैक जो 3 इलेक्शंस थे उसमें कांग्रेस लगातार जीतती गई, काफ़ी अच्छे मार्जिन से जीतती गई। नेहरू सरकार का प्रभुत्व था वो। आपके बुक में ये पूरा कांग्रेस डोमिनेंस पेज नंबर 31 पे मैप दिया है, जहाँ पे आपको सिर्फ 2 स्टेट को छोड़ करके बाकी जितने भारत के स्टेट हैं वहाँ पे आपको दिखेगा कि कांग्रेस का ही राज है। और इस तरीके से दो स्टेट्स थे वो जम्मू कश्मीर और केरल में लेफ्ट फ्रंट की विजय होती है। और एक चीज़ और थी कि उस समय तक भारत में लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनाव एक साथ होते थे। इतना सब कुछ होने के बाद भी, और कोई पार्टी हमारे यहाँ थी, इतना सब कुछ होने के बाद भी हम कांग्रेस को लेकर के एक चीज़ बड़ा पॉजिटिव देखेंगे कि डोमिनेंस दौर होने के बाद भी कांग्रेस ने यहाँ के जो लोकतांत्रिक मूल्य थे उसको कभी उसने हार्म नहीं पहुँचाया। हमने उसमें क्या कहते हैं कि बुक में जब कांग्रेस के डोमिनेंस नेचर को पढ़ेंगे तो उसमें हम बहुत सारे एग्जांपल्स को देखेंगे कि और जो देश थे, बेलारूस, म्यांमार, इरिट्रिया, ऐसे जो देश थे, चीन, क्यूबा, सीरिया, वहाँ पे जो पार्टी डोमिनेंस में आती हैं, बैक टू बैक इलेक्शंस जीतती हैं, तो एक तरीके से डेमोक्रेसी को ही अप्लाइज कर देती है, डेमोक्रेसी को ही समाप्त कर देती है। लेकिन कांग्रेस ने डेमोक्रेसी को ज़िंदा रखा, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को ज़िंदा रखा। कभी चुनाव या सत्ता को लेकर के हम ये नहीं कहेंगे कि इस नेचर में आ गई कि नहीं अब हम ही यहाँ पे राज करेंगे, जैसे अन्य देशों में हुआ डिक्टेटरशिप में वो कन्वर्ट हो गए। तो कांग्रेस ने उसको डिक्टेटरशिप में कन्वर्ट नहीं किया। हालांकि आप सोच रहे होंगे कि सर तो बताए हैं कि ऐसा 75 में हुआ था, तो वो एक अलग दौर था, इमरजेंसी आई थी, उसके पीछे के रीजन कुछ अलग थे। अभी हम लोग 67 तक के दौर के बारे में बात करेंगे कांग्रेस डोमिनेंस को। तब तक तो कांग्रेस को थैंक्स बोलेंगे कि कांग्रेस ने अपने यहाँ एक तरीके से लोकतंत्र को ज़िंदा रखा, लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ नहीं की, और जो भी चुनाव हुए वो काफ़ी निष्पक्ष चुनाव रहे, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को सम्मान देते हुए ही विजयश्री प्राप्त की गई। और उसके बाद देखा जाए तो बहुत सारे हमारे यहाँ इलेक्शन जो पार्टीज़ रही, और देशों में देखी जगह चाइना वगैरह में देख लीजिए, रशिया में देख लीजिए, तो वहाँ पे पार्टीज़ को ही पनपने नहीं दिया गया। लेकिन हमारे यहाँ बहुत सारी पार्टीज़ आई, सोशलिस्ट पार्टी, उसके बाद जनसंघ थी, जनसंघ तो काफ़ी विरोधी थी एक तरीके से कह सकते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, स्वतंत्रता पार्टी, ये सारी पार्टीज़ यहाँ पे वर्क करती रहीं। सोशलिस्ट पार्टी के इतिहास को देखा जाए तो एक तरीके से ये कांग्रेस में ही आज़ादी के पहले बन चुकी थी। बाद में गांधी जी के प्रयासों से, जवाहरलाल नेहरू भी इससे बड़ा इन्फ्लुएंस थे। ये सब चीज़ें हम लोगों ने चर्चा की है। गांधी जी के प्रयासों से जवाहरलाल नेहरू को फिर मिनिस्ट्री में लाया गया, और फिर सोशलिस्ट जो विचारधारा थे वो कांग्रेस से अलग होकर के अपनी एक अलग पार्टी का निर्माण किया। जेपी और राम मनोहर लोहिया इसी सोशलिस्ट पार्टी के बड़े लीडर माने जाते हैं। और कांग्रेस एक सामाजिक और आइडियोलॉजिकल और सोशल कॉलिशन के रूप में देखिए तो एक अम्ब्रेला की तरह कांग्रेस ने काम किया, जिसमें एक ऐसा अम्ब्रेला बन गया जिसमें सब प्रकार की जो विचारधाराएं हैं
कांग्रेस ने उसको उसमें एब्जॉर्ब किया, चाहे वो लेफ्टिस्ट हो, चाहे वो राइटिस्ट हो, चाहे वो बड़ा बिजनेसमैन हो, चाहे वो लेबर क्वालिटी हो, इन सारी की सारी हम कह सकते हैं कि विचारधाराओं को कांग्रेस ने अपने यहाँ सम्मान दिया और अपने यहाँ बैठाया, उनकी बातों को सुना, एक मंच दिया। एक तरीके से इसने समाज में, इस प्रकार से समाज में और राजनीति में वर्ग संघर्ष कह सकते हैं या फिर किसी भी प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट को उन्होंने रिड्यूस कर दिया, किसी प्रकार की लड़ाई को रिड्यूस कर दिया। अगर अपोजिशन की बात की जाए तो अपोजिशन भी उस समय था, जनसंघ उसमें मेन स्ट्रीम में था और जनसंघ के श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो कि एक बहुत बड़े आलोचक माने जाते थे, जवाहरलाल नेहरू के संसद में खड़ा होकर के उनकी आलोचना कर देते थे, वो भी मेन स्ट्रीम में ही थे। लेकिन जवाहरलाल नेहरू या उनके मंत्रिमंडल या जवाहरलाल नेहरू के व्यक्तित्व की तारीफ करनी चाहिए कि अपने अपोजिशन को भी वो बड़े ही लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ समझते थे, आज की तरह नहीं। अगर आज आप देख लीजिए तो एक बिल्कुल शत्रुतापूर्ण माहौल रहता है, लेकिन उस समय के नेताओं में ये शत्रुतापूर्ण केवल वैचारिक तौर पे रहती थी, व्यक्तिगत तौर पे नहीं। जिसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि जवाहरलाल नेहरू ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो कि विपक्ष की पार्टी के नेता थे, उन्हें अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया था। तो इस प्रकार से हम कांग्रेस डोमिनेशन एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस को एक क्विक रिवाइज की तहत आपके सामने रखे हैं। और मुझे लगता है कि आप लोगों को, चूँकि बहुत पहले भी कंटेंट अभी इन सारे चैप्टर्स पे है, तो और उस समय भी आप समझ गए होंगे और अभी भी आपको ये सारी चीज़ें रिमेमोराइज हुई होंगी, तो कुछ ज़रूर ये चीज़ें बेसिक्स क्लियर हुए होंगे आपके, आई होप। और आज के लिए बस इतना ही। अब कल हम लोग अपना नया कंटेंट शुरू करेंगे, तब तक के लिए थैंक्स।